नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका जयपुर ऑनलाइन क्लास में। और आज हम आपके लिए आरएएस परीक्षा का जो मेंस का पेपर होता है, पेपर प्रथम सामान्य अध्ययन जनरल स्टडी और जनरल नॉलेज का, वो लेकर आए हैं। सिलेक्टेड कैंडिडेट की कॉपी 2018 बैच का सिलेक्टेड कैंडिडेट है, उसकी कॉपी हमने आरपीएससी से निकलवाई है और उसका देखेंगे आज विस्तृत कि किस प्रकार कैंडिडेट ने आंसर लिखा है विद्यार्थी ने, और आरपीएससी ने किस प्रकार कॉपी को चेक करके किस प्रकार से नंबर दिए, ये सब हम आपके लिए लेकर आए हैं। प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने पढ़ने वाले दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो चलो देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों की किस प्रकार से आरपीएससी नंबर देती है, किस प्रकार से कॉपी की जांच होती है और किस प्रकार से कैंडिडेट अच्छे प्रश्न उत्तर अच्छे से कैसे लिखता है और किस प्रकार से ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिलते हैं। तो स्क्रीन पे देख सकते हैं कि पहला प्रश्न है कि प्राचीन भारत के किन 3 ग्रंथों को प्रस्तांतरी कहा जाता है। तो इसमें कैंडिडेट ने आंसर लिखा है, आप देख सकते हैं गीता, उपनिषद और वेद। और तो आरपीएससी ने इसमें देखो किस प्रकार टिक किया है। देखो आप देख सकते हैं ये रेड चिन्ह का एक टिक निशान लगाती है, ये कंप्यूटर से चेक होती है, कंप्यूटर में टिक का निशान लग जाता है क्लिक होने से। और सामने ये देखो ये गोले में नंबर दिया जाता है, ये आप देख सकते हैं। इस प्रश्न में 1 नंबर दिया है कैंडिडेट को। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न देख सकते हैं, इन्होंने खाली छोड़ा है। तो अर्जुन की तपस्या प्रतिमा का संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो अर्जुन की तपस्या प्रतिमा का संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो इसमें कैंडिडेट ने कुछ भी आंसर नहीं लिखा है, खाली छोड़ा है आंसर। तो इसमें एन ने नोट आंसर लिख दिया है, देख सकते हैं इसमें ये नोट आंसर है। फिर नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। ये देखिए प्रश्न नंबर 3 भी विश्ववल्लभ ग्रंथ का संक्षिप्त विवरण दीजिए। ये भी कैंडिडेट ने नहीं लिखा है, खाली छोड़ा है। तो इसमें भी एन ने लिखा है। ये आप देख सकते हैं A3 क्या है, ये A3 मतलब पार्ट 1 का क्वेश्चन नंबर 3 और एन ने मतलब नोट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 4 देख लिए, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें डूंगर जी जवाहर जी कौन थे, इसके बारे में पूछा है। तो कैंडिडेट ने लिखा है कि शेखावटी किसान आंदोलन के सक्रिय नेतृत्व करता थे, अमीरों से धन लूटकर गरीबों में दान दिया करते थे और देवता की तरह पूजा जाता था। और बहुत सटीक और सही आंसर लिखा है। तो ये देखो आप, ये राइट का निशान है और ये 1.5 नंबर है, 2 में से 1 से 1/2 नंबर दिया है, मतलब 2 में से 1.5 नंबर दिया, आधा नंबर काट लिया इन्होंने। फिर भी बहुत अच्छे नंबर दिए इनमें, ये देख सकते हैं आप। फिर नेक्स्ट प्रश्न, 18वीं शताब्दी के यूरोपियन प्रबोधन की परिभाषा दीजिए। तो इसमें भी इन्होंने अच्छा लिखा है। 18वीं शताब्दी के यूरोप के शुरू प्रबोधन राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक विचारों की क्रांति थी, जिसमें तार्किक एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होना शामिल है। प्रबोधन के फलस्वरूप मानववाद का उदय हुआ, मानवतावाद का, राष्ट्रीय भावना का विकास हुआ। तो ये देखो आप देख सकते हैं, ये राइट का निशान दिखाया हुआ है और 1.5 नंबर है। प्रश्न नंबर 1 खंड का 5वां प्रश्न है ये, और 1.5 नंबर इसमें मिले हैं, आरपीएससी ने 1.5 नंबर दिया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप, 5 नंबर वाला है, बड़ा क्वेश्चन है जिसका 50 शब्दों में आंसर देना है। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। देखो इसमें हड़प्पा स्थलों से प्राप्त कांस्य मूर्तियों पर एक लघु लेख लिखना था। तो इसमें कैंडिडेट ने लिखा है कि हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त कांस्य मूर्तियाँ विभिन्न मुद्राओं में मनुष्य, जानवर, एक सिंग वाले बैल विषय वस्तु के साथ अलंकरण प्रदान थी। यहाँ की कांस्य मूर्तियाँ आकार में अपेक्षाकृत छोटी और श्रमिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रीति रिवाजों की द्योतक है। यहाँ भी एक नृत्य करती युवती की एक मुख्य मूर्ति है और कमल ओढ़े दाढ़ी वाले किसी उपासक की भी है। तो इसमें बहुत सटीक आंसर नहीं होने की वजह से देखो राइट का निशान लगाया हुआ है, 5 में से सिर्फ 1.5 अंक ही प्रदान किए हैं। तो सटीक आंसर नहीं माना है ये, लेकिन कुछ सही है। पेपर में नंबर लेना आसान नहीं होता है, अपन जितना सोचते हैं उतना आसान नहीं है। उस टाइम अपने दिमाग में जो चीज़ें पढ़ी है वह रिकॉल होना बहुत मुश्किल होता है। देखो फिर अगला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी साहित्य में आधुनिक प्रवृत्तियों के अग्रदूत थे, इसकी विवेचना कीजिए। इसमें इन्होंने आधा नंबर दिया है, आप देख सकते हैं अच्छी तरह से। फिर है नेक्स्ट प्रश्न है कि मोलेला कलाकारों द्वारा टेराकोटा वस्तु के निर्माण में प्रयुक्त विधि का वर्णन करना है। तो इसमें भी इनके 5 में से 2 नंबर दिए, आप देख सकते हैं। फिर है
राजस्थान के जागीरदारी क्षेत्रों में कृषक असंतोष के कारणों की विवेचना कीजिए। तो इसमें कृषक असंतोष के जो कारण है वो इन्होंने लिखे हैं। इसमें अच्छे नंबर दिए, इनके 5 में से 3 नंबर दे दिए। लगान न चुका पाना, विभिन्न प्रकार के कर लगाना, जागीर द्वारा बेकार पड़ना जिसका एक कारण माना है, ये देखो आप 5 में से 3 नंबर दिए। फिर नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा दिए गए सुझाव क्या थे। तो 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के निम्न सुझाव दिए गए। राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर न होकर प्रशासनिक सुविधा के आधार पर होना चाहिए। ये सब इन्होंने लिखा है और इसके आधार पर इनको 2 नंबर दिए गए हैं 5 में से। फिर है पार्ट सी का 10 अंक वाला प्रश्न है। ये 100 शब्दों में इसको लिखना था। तो प्रश्न था कि 19वीं शताब्दी का भारतीय पुनर्जागरण पश्चिम की चुनौती एवं प्रेरणा का परिणाम था। आलोचनात्मक परीक्षण करना था इसमें। तो इसमें कैंडिडेट ने अच्छी तरह से लिखा है। उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं 10 में से 5 नंबर दिए हैं इसमें कैंडिडेट को। बहुत अच्छा आंसर देने के बावजूद भी कैंडिडेट को 10 में से 5 नंबर दिए हैं। तो उनको बहुत ही सटीक और मेन कंटेंट जो सीधा पूछा गया वो सब उनको चाहिए होता है, उस तभी आपके नंबर अच्छे आते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख सकते हैं कि 20वीं शताब्दी में भारतीय क्रांतिकारी स्वतंत्रता आंदोलन के विकास की रूपरेखा प्रस्तुत कीजिए। उसमें भी देख सकते हैं आप अच्छी तरह से कैंडिडेट ने लिखा है। इसमें थोड़ा अच्छा नंबर दिया है इनको, 10 में से 6 नंबर दिए हैं। इन्होंने काफ़ी पूरा स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित जो हुए हैं वह सब इन्होंने लिखा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख सकते हैं कि राजस्थान के निम्नलिखित पुरातत्व की स्थलों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। बागोर कालीबंगा आर्ट से संबंधित विवरण देना था। तो कैंडिडेट ने ये बहुत अच्छी तरह से विवरण दिया है। तो इन तीनों को मिलाकर देखो 3, 2 और 2.5, मतलब आप देख सकते हैं कि 3, 2, 5 और 2 कितने हो गए, 7.5 नंबर दे दिए। अच्छे नंबर मानता हूँ इनको। 10 में से 7.5 नंबर लाना बहुत अच्छी बात है, आसान काम नहीं है। फिर है 14 अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर द्वितीय विश्व युद्ध के प्रभाव का विवेचन कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर द्वितीय विश्व युद्ध के प्रभाव का विवेचन कीजिए। तो आप देख सकते हैं इन्होंने बहुत अच्छा लिखा है, सब कुछ सटीक लिखा है, तभी इनके 10 में से 7 नंबर आए हैं। बहुत अच्छी नंबरिंग हुई है इनकी स्ट्रीम पोर्शन में। यूनिट फर्स्ट में बहुत अच्छे नंबर आए इनके। फिर है यूनिट सेकेंड का पार्ट ए। इसमें आप देख सकते हैं कि सन 2017-18 में भारत में से सर्वाधिक निर्यात होने वाला 4 देशों के नाम घटते हुए क्रम में लिखने थे। तो इन्होंने 4 देशों के नाम लिखे हैं, लेकिन उनमें सही अमेरिका और चीन ही है। तो इसके हिसाब से इनको 1 नंबर दिया गया है 2 में से। फिर है राजस्थान में यंग इंटर्न कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो ये भी इनका कुछ ही सही रहा, तो इसमें आधा नंबर मिला है। फिर है राजकोषीय समेकन क्या है। तो ये भी कुछ इसमें सही लिखा है इन्होंने, इसके हिसाब से 1 नंबर मिला है। फिर ऋणात्मक ब्याज दर क्या है, उसके हिसाब से इनको आंसर सही नहीं था, 0 नंबर भी मिला है, देख सकते हैं आप। ये देखो इन्होंने ये बोलते हैं कि कुछ भी लिखा हो, तो वो कॉलेजों में जो पैटर्न चलता है कि कुछ भी लिखाने पर भी थोड़ा वो नंबर मिल जाता है, वो यहाँ पे नहीं मिलता है। यहाँ पे देख सकते हैं इन्होंने 3 लाइनें लिखी है और बिल्कुल कुछ 0 नंबर दिया गया है। फिर है आई स्टार राजस्थान का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इनका कुछ परसेंट आंसर सही है, इसके हिसाब से 2 में से 1 नंबर मिल गया इनको। फिर बड़े क्वेश्चन है 5 नंबर वाला 50 शब्दों में वाला, कि राजस्थान में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के प्रमुख बिंदुओं को लिखिए। तो इन्होंने बिंदु को लिखा है, कुछ बिंदु इनके सही थे, हिसाब से 2.5 नंबर मिले 5 में से। फिर है राज्य में स्वास्थ्य संकेतकों में सुधार हेतु राजस्थान सरकार द्वारा उठाए गए 6 प्रमुख कदमों के नाम बताए। तो इन्होंने इस प्रश्न का अच्छा जवाब दिया है, सटीक जवाब दिया है। इसमें से 5 में से 4 अंक मिल गए इनको। और फिर है भारत सरकार की भारतमाला परियोजना से आप क्या समझते हैं। तो इस परियोजना में इन्होंने कुछ अच्छा लिखा है और इसके बेस पे इनको 2 नंबर मिले। और फिर देखो आप फिर से एक उदाहरण और मिलता है आपको 0 नंबर वाला, कि भारत में और अनुदानों के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण व्यवस्था क्या है, डीबीटी क्या है। तो ये इनका बिल्कुल भी डीबीटी के बारे में नॉलेज नहीं था। ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो आजकल हर मूलभूत परियोजना में बेनिफिशियरी को डायरेक्ट हस्तांतरण वास्ते ये सुविधा लागू की गई है। मतलब किसी सीधे ही लाभार्थी के खाते में पैसे पहुंचाना, ये एक तरीका की डीबीटी होती है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। अगर प्रधानमंत्री को किसी को 2,000 रुपये देने हैं जैसे, तो वो सीधे किसान के खाते में आते हैं, न कि
किसी और के थ्रू। तो इस प्रकार इनका आंसर सही नहीं था, तो 0 नंबर भी दिए गए हैं। फिर है 10वां प्रश्न, स्वचालित मार्ग तथा सरकारी मार्ग जिनके द्वारा भारत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त करता है को समझाइए। ये विदेशी निवेश से संबंधित प्रश्न था और इसमें इन्होंने कुछ अच्छा लिखा है, इसलिए इनको 5 में से 3 नंबर भी दिए गए हैं। फिर है बड़ा क्वेश्चन 10 अंक वाला, 100 शब्दों में इसका आंसर देना था। भारत में आधारभूत ढांचे में निवेश की समस्याओं तथा भविष्य की आवश्यकताओं पर लेख लिखिए। तो इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से ये सटीक शब्दों में आंसर दिया है और इनको देखिए लास्ट में इनका कुछ जवाब सही नहीं रहा है, तो 10 में से 5 अंक मिले। इस प्रकार नेक्स्ट प्रश्न भी देखिए, व्यवसाय सुगमता के लिए विश्व बैंक द्वारा निर्धारित घटक बतलाइए। भारत की व्यवसाय सुगमता में रैंक बढ़ने हेतु कौन से घटक है। तो इस प्रकार इसमें देख सकते हैं इन्होंने किस प्रकार आंसर लिखा है और प्रमुख घटक भी इन्होंने 5-6 घटक के बारे में बताया है नहीं, और भी इन्होंने अच्छी तरह से विवरण लिखा है, तो इनके हिसाब से 10 में से 6 नंबर दिए गए हैं इनको। फिर है पूरी राजस्थान नहर परियोजना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जो पूरी ईस्टर्न राजस्थान कैनल प्रोजेक्ट है, वो पूरी राजस्थान नहर परियोजना, उस पर टिप्पणी लिखनी थी। तो इन्होंने अच्छी तरह से नहर का विवरण लिखा है, लेकिन कुछ जो फैक्चुअल चीज़ें लिखनी थी वो नहीं लिख पाए, इसकी वजह से इनको 10 में से 2.5 नंबर मिले हैं। फिर पार्ट यूनिट 3 का पार्ट ए है कि व्हाट इज़ द डिसंस्कृतिजेशन, मतलब असंस्कृतिकरण क्या है। असंस्कृतिकरण क्या है, तो विसंस्करण के विपरीत विचारधारा आदि इन्होंने लिखा है और इस प्रश्न में इनको आधा अंक मिला है। फिर नेक्स्ट है सीमोंतेन संस्कार क्या है, तो इनका एकदम सटीक जवाब था 16 संस्कार में से तीसरा संस्कार, यही पूछना चाह रहे थे और यही आंसर कंप्लीट हो गया और इस पे इनको सीधा ही 2 नंबर मिल गया, 2 में से 2। और फिर है जाति एक अंतर्व्ययी समूह एक कैसे, तो इन्होंने भी इसमें एक सटीक जवाब दिया है, मजूमदार और मदान की परिभाषा लिखी है। जाति व्यवस्था एक बंद वर्ग है और सही शब्दों में इनका परिभाषित किया है, तो 2 में से 2 नंबर मिल गए। फिर है सामाजिक विचारधारा क्या है, तो इनमें एक जो आंसर पूछना चाह रहे थे वो जवाब नहीं दिख पाए, इसलिए 0 नंबर भी दिया गया है। फिर है नेक्स्ट प्रश्न की सागड़ी प्रथा निषेध अधिनियम क्या है, तो इनमें आप देख सकते हैं इनमें सागड़ी प्रथा का थोड़ा सा इन्होंने बखान किया है और आधा नंबर इनको मिला है। फिर है पार्ट बी 5-5 अंक वाला 50 शब्दों में जवाब, लौकिकीकरण ने धर्म में क्या परिवर्तन किए हैं। तो आप देख सकते हैं इन्होंने बहुत अच्छा लिखा है, उसके बावजूद इनको 3.5 नंबर मिले हैं। ये आरपीएससी में कंप्यूटर द्वारा कॉपी चेक की जाती है, एग्जामिनर कंप्यूटर के सामने बैठकर कॉपी स्कैन कॉपी को चेक करता है। राजस्थान की जनजातियों की समस्याओं के समाधान हेतु एक संवैधानिक प्रयास बताइए, तो ये भी अच्छा प्रश्न था, फैक्चुअल प्रश्न था और सही नहीं लिख पाने की वजह से इनको 5 में से 1.5 अंक ही मिले हैं, 1 से 1/2 अंक। फिर है यूनिट 3 का सेक्शन बी, उसका पार्ट ए, निर्देशन की एकता का सिद्धांत क्या है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है, उसमें इन्होंने कुछ पार्ट लिखा है, तो आधा नंबर मिला है। फिर है अनौपचारिक संगठन से आप क्या समझते हैं, इन्होंने लिखा तो खूब है लेकिन सही नहीं लिखने की वजह से इनको आधा नंबर ही मिला है। फिर है संधारणीय विपणन विचार को संक्षेप में समझाइए, तो इन्होंने काफ़ी अच्छा लिखा है और इस प्रकार पूरा जवाब देने की वजह से इनको 1.5 नंबर मिले हैं 2 में से। फिर है अल्पकालीन वित्त के उपकरण हेतु व्यापारिक पेपर क्या है, तो इसमें भी इन्होंने अपनी तरफ से पूरा लिखने की कोशिश की है, लेकिन सटीक जवाब नहीं होने से इनको आधा नंबर ही मिला है। फिर है संचार में अर्थपूर्ण बाधाओं से आप क्या समझते हैं, तो इसमें भी इनका कोशिश पूरी रही है अच्छी तरह से लिखने की और इनको 1.5 नंबर दिया गया है। फिर प्रश्न है 5 अंक वाला 50 शब्दों वाला, अभिप्रेरण के द्विकारक सिद्धांत को समझाइए, तो 5 नंबर का प्रश्न था ये, अभिप्रेरण के द्विकारक कौन से होते हैं इनके बारे में समझाना था, इनको मतलब 5 में से 2.5 अंक मिल गए। फिर है संपदा के अधिकतम करने की अवधारणा को समझाइए, संपदा के अधिकतम करने की अवधारणा को समझाइए, तो इन्होंने बहुत अच्छी तरह से आंसर लिखा है और 5 में से 2 अंक इनको मिले हैं। फिर है यूनिट 3 का सेक्शन सी, उसका पार्ट ए,
कुशलता अंकेक्षण की परिभाषा दीजिए। एफिशिएंसी ऑडिट के बारे में लिखना था। तो इन्होंने अच्छी तरह से इनके बारे में लिखा है और 2 में से 1.5 नंबर इनको मिला है। फिर आप देखिए वित्तीय विवरण पत्रों के विश्लेषण के संदर्भ में अनुपात विश्लेषण क्या है। अनुपात विश्लेषण के बारे में पूछा है, बिल्कुल टॉपिक वाइज इसमें आंसर पूछा है, तो इसमें अच्छी तरह से आंसर दिया है कैंडिडेट ने और 2 में से 1.5 अंक इनको कैंडिडेट को मिला है। आप अच्छी तरह से अगर आंसर पढ़ना है तो आप वीडियो रोक कर भी अच्छी तरह से देख सकते हैं कैंडिडेट ने क्या लिखा है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है बजटन से आप क्या समझते हैं। तो इन्होंने बजटन की परिभाषा लिखी है और 2 में से 1 नंबर इनको दिया गया है। फिर है सामाजिक अंकेक्षण क्या है। तो सामाजिक अंकेक्षण की कुछ परिभाषा इनकी सही थी, उस हिसाब से 2 में से आधा अंक इनको दिया गया है। फिर है कोष प्रवाह विश्लेषण तकनीकी क्या है। तो इन्होंने अच्छा प्रश्न का जवाब देने की कोशिश की और इस हिसाब से 2 में से 1 अंक इनको दिया गया है। फिर प्रश्न है बड़ा 5 अंक वाला, 50 शब्दों में जवाब देना था। शून्य आधार बजटिंग पर टिप्पणी लिखनी थी, जीरो बेस बजटिंग पर टिप्पणी लिखनी थी। तो जीरो बेस बजटिंग पर इन्होंने लिखा है, अच्छा खासा लिखा है, लेकिन सटीक आंसर नहीं होने से 5 में से 1 अंक प्रदान किया गया है। और फिर है कार्यशील पूंजी की परिचालन चक्र अवधारणा क्या है। कार्यशील पूंजी की परिचालन चक्र अवधारणा क्या है। तो ये अच्छी तरह से इन्होंने डायग्राम से समझाया है, अच्छी तरह से जवाब दिया है। फिर भी इनको 5 में से 2.5 नंबर ही दिया गया है। तो ये आप देख सकते हैं नंबर किस प्रकार दिए गए हैं। अच्छी तरह से वीडियो देख के रोक कर आप प्रश्न के आंसर पढ़ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, आप हमसे जुड़े, इसी तरह जुड़े रहिए। इसी तरह हम आपकी जानकारी के लिए और भी महत्वपूर्ण ये टॉपिक, महत्वपूर्ण जानकारियाँ और अन्य आपकी आवश्यक एजुकेशन संबंधित वीडियो लेकर आएंगे। धन्यवाद।